नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको अटल बिहारी वाजपेयी की कही दो भविष्यवाणियां याद करनी चाहिए। वाजपेयी ने सरकार गिरने पर कहा था कि आज हमारी सरकार एक वोट से गिर गई है, हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई न भूले, एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। आज ये भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य साबित हुई है। दूसरी बात थी कि अटल जी ने कहा था कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो खतरनाक होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वो तब होती है जब वो सत्ता से बाहर होती है। इस अद्भुत ज्ञान का गवाह बीता हुआ 10 वर्ष है। कांग्रेस ने इस 10 वर्षों में देश को हजार बार तोड़ने, बरगलाने, अशांत करने, जलाने और बांटने का प्रयास किया है और अब कांग्रेस अपने सबसे निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। जब साम, दाम, दंड भेद के बाद भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली, तो उसने अपने सारे दबे छुपे मंसूबों को खोलकर जनता के सामने रख दिया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुप्रचार से शुरू हुई कांग्रेस की राजनीति आज कुंठा से घिर चुकी है। इनकी जो कुंठा पहले गुजरात को लेकर थी, आज कांग्रेस के भीतर देश की प्रगति को लेकर भी वही कुंठा, वही नफरत नस नस में भरी पड़ी है। वो देश को उनके हारने का सबक सिखाना चाहते हैं और उसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। विगत कुछ दिनों में कांग्रेस के ऐसे 3-4 कुकृत्य सामने आए, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस देश के लिए अभिशाप से कम नहीं है। पहला उदाहरण पप्पू गांधी का है। वीडियो जरा ध्यान से देखिए। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है, उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला, देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है। इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम है। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ। जो पेपर लिखे गए थे ना, उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वही एग्जाम दे देते हैं। पता है क्या हुआ? गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे, मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल हो गए होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है ना भैया, वो जो ऊपर बैठा है वो कौन है, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ, ट्राई करते हैं। ऐसी दुष्टता से भरी हुई बयानबाजी देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वो कह रहा है कि आपकी योग्यता का चयन कौन करता है, ऊंचे पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं। दलित फेल होते हैं क्योंकि परीक्षा के पेपर उच्च जाति के लोग सेट करते हैं। व्यवस्था इसी तरह से बनी है। अगर दलित को शीर्ष पर रखा जाए और वो पेपर सेट करे तो सभी उच्च वर्ग वाले फेल हो जाएंगे और दलित पास हो जाएगा। आपको ऐसी मूर्खता भरी बातों का कोई तर्क समझ में आया? ये कहना क्या चाहता है? अगर दलित आईआईटी में फेल हो जाते हैं तो इसका कारण यह है कि परीक्षा का पेपर ऊंची जाति के लोगों द्वारा बनाया गया है। शैक्षणिक वास्तविकता से कोसों दूर राहुल गांधी अब भारत के प्रीमियम संस्थानों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये पागलपन भरे गलत विचार जनता में भेदभाव पैदा करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं? मतलब सवर्ण क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आईआईटी की परीक्षा में फॉरेन पॉलिसी से प्रश्न पूछ लेता है, नीट की परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न पूछ लेता है और क्लैट की परीक्षा में एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए दलित बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। और अगर दलित प्रश्न पत्र बनाएंगे तो वे क्या पूछेंगे?
इतिहास के पेपर में भूगोल तो नहीं पूछेंगे ना, न ही गणित के पेपर में राजनीति पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो पेपर सेट करता है वो उस विषय से संबंधित प्रश्न ही तो करेगा, और ऐसे में जिन बच्चों ने वो विषय अच्छे से तैयार किया है वो पास होंगे, और जिन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की है वो फेल होंगे। इसमें दलित क्या करेगा और सवर्ण क्या करेगा? भारत में कोई ऐसी परीक्षा हुई है आज तक जिसमें सारे सवर्ण पास हो गए हों और सारे दलित फेल हो गए हों? परीक्षा और पढ़ाई का जाति से क्या लेना देना है? कौन से विषय की किताब जाति को ध्यान में रखकर लिखी गई है? वो क्या कहना चाह रहा है कि किसानों के बच्चों के लिए आईआईटी का पेपर तैयार करना चाहिए, मजदूर को मजदूर के बच्चों के लिए पेपर तैयार करना चाहिए, या फिर दक्षिण भारत वाले अपना पेपर तैयार करें क्योंकि उत्तर भारत वाले उन्हें फेल करा सकते हैं, या फिर मुसलमानों का पेपर अलग होना चाहिए क्योंकि हिंदू जानबूझकर कठिन पेपर सेट करेंगे और मुस्लिम बच्चा फेल हो जाएगा, या फिर यह कहना चाहता है कि आईआईटी में जाति के आधार पर पेपर की श्रेणियां होनी चाहिए, तो फिर नस्ल और धर्म के आधार पर भी होनी चाहिए। दलितों के लिए अलग पेपर होना चाहिए या दलित को पेपर बनाने में शामिल करना चाहिए, इसमें बदलाव क्या आएगा? दलित हो, सवर्ण हो या आदिवासी, पेपर तो एक निश्चित किताब से ही बनाया जाएगा ना। क्वेश्चन पेपर आसान बना देंगे तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी, और अगर क्वेश्चन पेपर कठिन सेट कर देंगे तो ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे और मेरिट कम हो जाएगी। तो आखिर जाति आधारित पेपर कैसे तैयार किया जाएगा? ये मूढ़ मगज पप्पू बता सकता है कि पेपर का जाति से क्या लेना देना है? और एक बेहद मज़ेदार बात, राहुल सवर्णों द्वारा दलितों के लिए पेपर सेट करने को बहाना बनाकर परीक्षा में फेल होने को उचित ठहरा रहा है, लेकिन राहुल कैम्ब्रिज में तो कोई श्रेणी समस्या नहीं है ना, वहाँ तो जाति के आधार पर पेपर सेट नहीं हुआ होगा। तो फिर तुम एमफिल के एग्ज़ाम में एक विषय राष्ट्रीय आर्थिक योजना में फेल क्यों हुए? तुम्हारा पेपर किन अगड़ों ने सेट किया था कि तुम कैम्ब्रिज में फेल हो गए? सीधी बात समझिए, वो जाति विभाजन के नए विकल्पों की खोज कर रहा है। यह बात आपको मजाक लग सकती है, लेकिन कमज़ोर दिमाग वालों के लिए यह बहुत खतरनाक है। यह एक वर्ग विशेष को उकसाने वाली बात है। वो मूर्ख अब योग्यता का उपहास कर रहा है, जैसे योग्यता जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। दरअसल जब स्वयं में कोई योग्यता न हो तो वह व्यक्ति योग्य लोगों का सम्मान नहीं कर सकता। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इस चुनाव के बाद भारत विभाजित हो जाए, ताकि भले ही कांग्रेस यह चुनाव बुरी तरह हार जाए, लेकिन वह अपने आकाओं को यह विश्वास दिला सके कि उसने वह काम कर दिया जो उसे सौंपा गया था। आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ हम किन आकाओं की बात कर रहे हैं। कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और उनके कहने पर ही भारत में अशांति और बांटो और राज करो की नीति चल रही है। कोई राहुल गांधी से पूछे कि क्या वह ऐसे पायलट के साथ विमान में उड़ने के लिए तैयार है जिसने आरक्षण के आधार पर पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया है और योग्यता के बजाय अपनी ही जाति के व्यक्ति द्वारा आयोजित परीक्षा को पास किया हो? क्या ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे जो योग्यता नहीं जाति के आधार पर नियुक्त किया गया हो? जब जीत की गुंजाइश न बचे तब समाज को कैसे तोड़ने और भड़काने का काम करना चाहिए, यह कांग्रेस से सीखा जा सकता है। कांग्रेस 1947 की फिल्म दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का खुलासा तो किसी एटम बम विस्फोट से कम नहीं था। आचार्य प्रमोद ने कहा कि मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपनी करीबी नेताओं के बैठक में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वे सुपर पावर कमीशन बनाएंगे। यह कमीशन राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देगा जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो के फैसले को पलट दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस देश के लिए कैसे एक अभिशाप बन गई है। यह राम मंदिर को हटाकर उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रही है और उसके बावजूद हिंदू इसे वोट देकर सीट जीतवा रहे हैं। ऐसे हिंदुओं को तो कहीं डूब मरना चाहिए। राहुल विंची लगातार हार के कारण मानसिक संतुलन खो चुका है। सत्ता पाने के लिए ये देश, समाज, मुस्लिम और जातियों में जहर और नफरत घोल रहा है। इस बेशर्मी और बेहयाई के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आप याद करें कि पिछले किसी चुनाव में समाज को तोड़ने का इतना बेशर्म प्रयास कभी हुआ है?
कभी आपने देखा कि चुनाव जीतने के लिए देश तोड़ने की कोशिश की गई हो? दरअसल हार का तीसरा अटैक गांधी परिवार सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब वो किसी भी स्तर पर उतारू हो गया है। राहुल गांधी इस समय बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रहा है। आगे यह पागलपन किस हद तक बढ़ेगा, यह तो पता नहीं, लेकिन परिस्थिति गंभीर है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर आधा इटालियन और आधा आकस्मिक हिंदू खून हो। आप अमीर घराने में पैदा हुए हो, मंत्री कोटे से शीर्ष कॉलेजों में गए हो, बैंकॉक और इटली में अपना समय बिताया हो। आपके पास भले कोई दूरदृष्टि न रही हो, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हो। स्वर्णिम भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करके उस पर शासन करना आपका अंतिम लक्ष्य हो, तो इसी तरह की घृणित मानसिकता उत्पन्न होती है। राहुल की देश बांटने की रणनीति उस समय मुंह के बल गिर गई जब इसने कुलपति और शिक्षाविदों पर उंगली उठाई। राहुल ने एक बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता और अर्हता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जा रही है, और उनके इस बयान के बाद कई कुलपतियों ने इसे लेकर विरोध जताया था। देश के लगभग 200 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स ने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अब मांग की है। वाइस चांसलरों की ओर से जारी किए गए बयान में राहुल गांधी के बयान की निंदा की गई है, और कुलपतियों और अन्य वरिष्ठ शिक्षाविदों ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से योग्यता के आधार पर हो रही है। इसमें 180 वाइस चांसलर के अतिरिक्त दस्तखत करने वालों में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, एनसीईआरटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, EICTE, UGC आदि के चीफ भी शामिल हैं। कुलपतियों की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि वह अपने कामकाज में संस्थाओं की मर्यादा और नैतिकता का ध्यान रखते हैं। अब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर ली है। सोचिए कैसी 2 कौड़ी की इज्जत रह गई राहुल की। इसने सोचा था मोदी सरकार पर आरोप लगाकर निकल लेंगे, जनता में भ्रम फैल जाएगा तो कुछ कांग्रेस का फायदा हो जाएगा। इसे नहीं पता था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगेंगे। अब माफी मांगता फिरेगा। आप इन बातों को चुनावी एजेंडा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भयावह विचार चुनाव से परे हैं। वे इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और हमेशा मौजूद रहेंगे, और जब भी ज़रूरत होगी, जब कभी भी उन्हें कहीं भी मौका मिलेगा, तो वो इसका क्रियान्वयन करके समाज को तहस नहस कर देंगे। सिर्फ एक मौके का इंतज़ार है। कर्नाटक में इन्हें मौका मिला, क्या दशा हो गई है कर्नाटक की, पूरा देश देख रहा है। बम विस्फोट से लेकर लव जिहाद और ISIS से आतंकी कनेक्शन तक सब कुछ कर्नाटक में दिखने लगा। हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों को आरक्षण, यह कर्नाटक की नीतियां बन गई हैं। जैसे एक चावल से पूरे हांडी का पता चल जाता है, वैसे ही एक राज्य के शासन से आप समझ सकते हैं कि देश का शासन कैसे चलाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास देश के विकास के लिए न तो कोई लक्ष्य है न दृष्टि। आज तक वह हिंदू विरोध, हिंदुओं में आंतरिक विरोध, जाति दुर्भावना, अगड़ी पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण, SC/ST एक्ट, भाषाई विवाद, नदी जल विवाद, इन सब के बल पर लोगों को उलझाकर राज करती रही। बेशक जितना मुस्लिम शासक पिछले 1300 सालों के शासनकाल में नुकसान नहीं कर सके, उससे कहीं अधिक नुकसान हिंदू और हिंदुस्तान का नेहरू और गांधी परिवार ने कर दिखाया है। लेकिन अब सोशल मीडिया के युग में सच्चाइयां सामने आने लगी हैं। हिंदुओं में जागरण शुरू हो गया है। कुछ उदाहरण देखिए, कितना सम्मान दे रही है जनता राहुल गांधी को।
होता कौन है राहुल गांधी हिंदुस्तानियों के बिहाफ में, भारतवर्ष के बिहाफ में शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट करने वाला? यह हक उसको दिया किसने? है क्या, था क्या वो उस वक्त? क्या देश का प्रधानमंत्री था? क्या देश का गृह मंत्री था? क्या देश का रक्षा मंत्री था? क्या किसी भी सेना का सेना प्रमुख था? किस हक से उसने हमारा भविष्य शी जिनपिंग की लेफ्ट पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत बंद करने की हिम्मत करी? क्या सोच करके इसने वो करा? 2017 में जब डोकलाम चल रहा था, क्या सोच करके ये चाइना के डिप्लोमेट से मिलने गया था? किस हैसियत से ये मिलने के लिए गया था? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्या बिसात है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की? क्या बेचता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? हमारी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है। हमने जो बोला है वही सच है। लेकिन इन्होंने जब भी हमारी लड़ाई किसी भी दुश्मन देश के साथ हुई है, इन्होंने कभी भी अपनी आर्मी का साथ नहीं दिया है। इन्होंने जाकर के ये दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। आज भी ऐसे जयचंद हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी के नाम पर पल रहे हैं। राहुल गांधी बहुत वादे करके गए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 8,000 महीना देंगे, 1 लाख सालाना देंगे, तो उनके वादों पर विश्वास नहीं है क्या? मैम मैं ज्यादा बोलूंगा, आज उनका नाम कोई पप्पू दिया है ना, बहुत सोच समझ के दिया है। आज जिसके पीछे में दुनिया पागल है उसको वोट दो ना भाई, जो पागल है उसको काहे को वोट दोगे? आप कह रहे राहुल गांधी को कोई वोट पागल है पागल ना, उनको थोड़ा सा तमीज है ना, तरीका है किस टाइप से बोलना चाहिए, जिस टाइप से एक वजनदार चीज में एक वजूद रहना चाहिए, उसमें न कोई नाम का चीज ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है? सीखना पड़ेगा मैम, सीखना पड़ेगा, अभी छोटा है। वो तो एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। परिवारवादी से कुछ नहीं होता मैम, उसको राष्ट्र और देश के बीच में क्या है और राष्ट्र किसे कहते हैं, देश किसे कहते हैं, उसको पहले जान दे, वो फिर करे कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक, वो खुद सोचे। हमको नहीं चाहिए, दुनिया को नहीं चाहिए, वो खुद सोचे कि मैं लायक हूँ या नालायक हूँ, वो खुद सोचे। क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को नहीं देना चाहिए? नहीं, जब वो युवा थे तब वो कर कुछ नहीं पाए, अब वो युवा तो नहीं बचे हैं। 40-45 साल का युवा नहीं होता। हाँ तो लोग 54 साल का युवा नहीं होता, बुजुर्ग में आने लगे, पेंशन मिल जाएगी थोड़े टाइम बाद घर बैठे। उसको रडवा भी बोल सकते हो उसको। राहुल गांधी 1 लाख दे रहा है, ले लो। 1 लाख पर थूक देंगे। चाहिए नरेंद्र मोदी जैसे बाप चाहिए, वो नरेंद्र मोदी जैसे। हाँ वो राहुल गांधी जूती का धूल है, जूती का धूल। हाँ जूती का धूल है। युवा नेता है, युवा नेता होगा वो अपना उसमें नेता। प्रधान भी नहीं बनाएंगे, प्रधान भी नहीं बनेगा, मंत्री तो बहुत दूर है, प्रधान लायक भी नहीं है वो तो। अगर हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनेगा, नहीं, हम अपने गांव का प्रधान भी नहीं बनाएंगे। कांग्रेस आज जनता के सामने नंगी हो चुकी है, तो अब उसने सेकुलरिज्म का छद्मावरण भी छोड़ दिया। अब वह खुले तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों की पार्टी है, सिर्फ हिंदुओं की तबाही की बात खुलकर करती है। अब वो भारत के विकास और भविष्य की बातें भी नहीं करती, बल्कि खुले तौर पर टुकड़े टुकड़े गैंग चला रही है। हाँ, कांग्रेस के पास वामपंथी मित्रों के दम पर जयचंदों की बहुत बड़ी फौज है, जो सभी राजनीतिक दलों, खासकर पूरी न्यायपालिका, भारतीय प्रशासनिक सेवा, शैक्षणिक सेवाओं और प्राय सभी बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है, जो उनकी असली ताकत है। लेकिन अब यह ताकत लगातार कमज़ोर होती जा रही है। अगर ऐसा ही 5-10 साल और चले तो कांग्रेस पार्टी इतिहास में दफन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हिंदुओं को इसका सच जानना बहुत ज़रूरी है। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चुनाव के इस दौर में अगर हिंदू नहीं जागे तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।